जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका आपके अपने राही आदि क्लासेस परिवार में स्वागत करता हूं। तो हम सभी पढ़ रहे थे वर्णमाला। वर्णमाला में हमने 2 पार्ट पढ़ लिए हैं। आज वर्णमाला का तीसरा पार्ट होगा और वर्णमाला समाप्त भी हो जाएगा। तो वर्णमाला के पहले पार्ट में हमने स्वर देखा, स्वर कितने होते हैं, स्वर के भेद पढ़ लिए। लास्ट बार यानी दूसरे पार्ट में हमने क्या पढ़ा, स्वर का जो थोड़ा सा बचा था वो पढ़ा। उसके बाद व्यंजन पढ़ा, व्यंजन के भेद पढ़ा। व्यंजन के भेद में दो प्रकार के होते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर और प्रयत्न विधि के आधार पर। तो हमने व्यंजन में उच्चारण स्थान के आधार पर स्पर्शी व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन ये सभी पढ़े थे और संयुक्त व्यंजन भी हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे दूसरा क्या है, प्रयत्न विधि के आधार पर। दूसरा है कौन सा, प्रयत्न विधि के आधार पर। इसके भी 2 भेद होंगे। क्या होंगे? इसके भी 2 भेद होंगे। कौन कौन से? अभ्यंतर प्रयत्न विधि और बाह्य प्रयत्न विधि। इसका पहला होगा अभ्यंतर प्रयत्न विधि, और इसका दूसरा क्या होगा, बाह्य या फिर बाह्य प्रयत्न विधि। तो हम सभी जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, अभ्यंतर प्रयत्न विधि को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले अभ्यंतर प्रयत्न विधि को हम पढ़ेंगे। तो इधर वाला हम मिटा देते हैं और शुरू करते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न विधि। अब इसके अंतर्गत कई सारे आएंगे। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं द्विगुण। क्या? द्विगुण। द्विगुण व्यंजन। अब इस द्विगुण के अंतर्गत कौन सा व्यंजन आते हैं, हमें यह देखना है। तो जो ये 2 व्यंजन आएंगे, कौन कौन से, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, ड़ा और ढा। क्या? ढ़ा और ढा। ये 2 व्यंजनों को द्विगुण व्यंजन कहते हैं। अब इनको 2 गुण व्यंजन क्यों कहते हैं? इनमें रा विद्यमान होता है। क्या? रा के गुण इनमें पाया जाता है, इसलिए इन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं। आपको क्वेश्चन में पूछ लेगा कि द्विगुण व्यंजन हैं, इन दोनों में से कोई एक देगा और 3 विकल्प दूसरे दे देगा। तो आपको 2 गुण व्यंजन पहचानना है। इसके बाद हम देखते हैं उत्क्षिप्त। अभ्यंतर प्रयत्न में ये पहला द्विगुण, इसके बाद दूसरा देखते हैं उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त बोल देंगे या फिर इसी को ताड़न जात बोल देंगे। क्या बोल देंगे? ताड़न जात। ताड़न जात, या फिर इसी को ही द्विस्पृष्ट बोलेंगे। क्या? द्विस्पृष्ट। द्विस्पृष्ट। आगे व्यंजन पढ़ रहे हैं तो व्यंजन लिख देंगे। द्विस्पृष्ट व्यंजन। अब ये कौन कौन से द्विस्पृष्ट व्यंजन होते हैं? यही ड़ा और ढा को ही द्विस्पृष्ट व्यंजन या
ताड़न जात व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। तो ये हमारा हो गया क्या, द्विगुण, उत्क्षिप्त, ताड़नजात, दोर, द्विस्पृष्ट। इसके बाद हम देखेंगे क्या, लुंठित व्यंजन। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं, आप सभी जानते हैं कि लुंठित व्यंजन रा को कहते हैं। किसे, लुंठित व्यंजन रा को कहते हैं। आप सभी अधिक से अधिक क्लास को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आप जितना अधिक सहयोग करेंगे वो मुझे खुशी होती है कि जितने लोग अधिक से अधिक जुड़ते हैं। तो हम अपनी क्लास को चलते हैं। जैसे रा होता है, इसे लुंठित बोलते हैं। लुंठित मतलब जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ लुढ़कती हुई यानी पलट जाती है। जैसे रा बोलते हैं तो पलट जाती है, और इसे हम देर तक उच्चारण कर सकते हैं, जैसे रा। इसलिए लुंठित व्यंजन कहते हैं। और हम देखते हैं ईसत व्यंजन। क्या, ईसत। चौथा है ईसत व्यंजन। ईसत व्यंजन के अंतर्गत कौन सा वर्ण आता है। ईसत व्यंजन के अंतर्गत या और वा दो वर्ण आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पार्श्विक व्यंजन। क्या, पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन क्या होता है, यह हमारा ला होता है। पार्श्विक व्यंजन ला को कहते हैं। पार्श्व का जो अर्थ होता है, मीनिंग होता है, वह होता है अगल बगल। क्या होता है, अगल बगल। जब हम ला का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ मुड़ी हुई होती है, ला, और दोनों तरफ से मुड़ी होने के नाते दोनों तरफ से जब हवा निकलती है अगल और बगल से, इसलिए उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। इसके बाद है अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन क्या है, इसके बाद अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, यह आपको जानना है। क्या, यह आपको जानना है। अनुनासिक व्यंजन वे होते हैं जो वर्गीय व्यंजन है का से मा तक। तो वर्गीय व्यंजन का जो लास्ट के हैं यानी पंचम वर्ण हम कह सकते हैं, जो पांचवें अक्षर हैं, उसी को हम अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से आते हैं, अंगा हो जाएगा, ञ हो जाएगा, ड़ा हो जाएगा। क्या, अंगा, ञ, ड़ा, और फिर क्या होगा, ना होगा और मा होगा। क्या होगा, ना और मा हो जाएगा। ये हमारे अनुनासिक व्यंजन हो जाते हैं। क्या हुआ, अनुनासिक व्यंजन। अगर इसी को निरनुनासिक कह दें, क्या, जब निरनुनासिक व्यंजन कहेगा तो हम जो नाक से बोलते हैं पंचम वर्ण को छोड़कर, इन्हीं पांचों को छोड़कर बाकी शेष क्या हो जाएगा, निरनुनासिक हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम देखेंगे एक और आता है इसी में, जिसे हमने हो सकता है बताया हो, संघर्षी व्यंजन। क्या, संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत तीनों सा और हा वर्ण आता है। क्या, तीनों सा और हा वर्ण आता है। इसके बाद हम अब आगे देखते हैं
इसके बाद जैसे वर्ष वर्ष व्यंजन होता है, कौन सा? वर्ष व्यंजन। 8वां है वर्ष व्यंजन। वर्ष व्यंजन, इसमें कौन कौन सा वर्ण आता है हमें यह देखना है। इसके अंतर्गत जैसे फा लिख लिए और जा लिख लिए। क्या लिख लिए? फा और जा लिख लेते हैं। लेकिन इसी के यहाँ पर जो इस प्रकार से बिंदी होती है उसे नुक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? नुक्ता बोलते हैं। तो इसका उच्चारण हो जाएगा फा। क्या? फा। और जा का उच्चारण जा ना होके जौ। क्या? जौ। फा जौ। तो ये होता है क्या? वर्ष व्यंजन। और इसी में जैसे वा लिखे और यहाँ वा और न। क्या? न। तो ये हमारा होता है वर्ष व्यंजन। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आ रही होगी। इसके बाद लिखते हैं दव्य ओष्ठ। दव्य ओष्ठ जैसे पहले लिख के बताते हैं। और है दव्य ओष्ठ। दव्य ओष्ठ के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? पा, फा, बा और भा। अब ये क्यों बोला जाता है दव्य ओष्ठ? यानी दव्य यानी दांत और ओंठ। जैसे पा फा बा, पा फा बा, भा, इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे ओंठ तो मिलते हैं, ये हमको पूरी तरह से पता होता है कि ये क्या है? ओष्ठ है। लेकिन दव्य मतलब दांत, जो हमारी जीभ होती है वो हल्के से बहुत ही ना के बराबर हमारी जीभ दांत में भी टच होती है, इसलिए इन्हें दव्य ओष्ठ भी कह देते हैं। दव्य ओष्ठ भी कह देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्या? काकल्य। काकल्य व्यंजन। अभी काकल्य व्यंजन कौन सा होता है यह हमें जानना है। तो काकल्य व्यंजन क्या होता है? यह हा होता है। क्या होता है? यह हा होता है और हा को हम काकल्य व्यंजन कहते हैं। तो ये हमारा हो गया अभ्यंतर प्रयत्न विधि के आधार पर। अब हम देखते हैं बाह्य प्रयत्न विधि के आधार पर। अब हम पढ़ने वाले हैं बाह्य प्रयत्न विधि के आधार पर। प्रयत्न विधि के आधार पर दो थे, अभ्यंतर प्रयत्न विधि और बाह्य प्रयत्न विधि। हमने अभ्यंतर प्रयत्न विधि को पढ़ लिया है, अब पढ़ेंगे बाह्य प्रयत्न विधि। बाह्य प्रयत्न विधि के आधार पर। अब इसके अंतर्गत भी दो होंगे। कितने होंगे? दो होंगे। एक होगा वायु प्राण के आधार पर। क्या होगा? वायु प्राण के आधार पर। और दूसरा होगा वायु प्राण के आधार पर। तो वायु प्राण के आधार पर हम सबसे पहले देखेंगे अल्प प्राण और महाप्राण। क्या देखेंगे? अल्प प्राण और महाप्राण।
तो हम एक तरफ लिखेंगे अल्प प्राण और दूसरी तरफ लिखेंगे महाप्राण, ताकि हम आसानी से एक ही बार में दोनों को समझ लें। अल्प प्राण और दूसरी तरफ लिखते हैं महाप्राण। चलिए, अल्प मीन्स क्या होता है, कम होता है, और महा मीन्स क्या होता है, ज्यादा होता है। प्राण का अर्थ है हमारे मुख से जो सांस हम लेते और देते हैं, लेते और निकालते हैं, वो हमारा प्राणवायु होता है या प्राण कह देते हैं। तो क्या है अल्प प्राण? अल्प मीन्स जब हमारे मुख से कम मात्रा में सांस निकलेगी, प्राणवायु निकलेगी, तो उसे हम अल्प प्राण कहेंगे। महाप्राण उसे कहेंगे जिसे जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हमारे मुख से अधिक मात्रा में, अल्प से ज़्यादा मात्रा में हमारी प्राणवायु यानी हमारी सांस बाहर निकलेगी, तो उसे हम महाप्राण कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे महाप्राण कहेंगे। तो अल्प प्राण के अंतर्गत क्या होगा? वर्गीय व्यंजन का, क्या वर्गीय व्यंजन का, आप सभी जानते हैं वर्गीय व्यंजन का से लेकर मां तक होता है। तो वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, क्या आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, हम यही लिख देते हैं, पहला, तीसरा, पांचवा। और अंतस्थ व्यंजन क्या होगा? अंतस्थ वर्ण पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन होगा, और इसी के अंतर्गत सभी स्वर आएंगे अल्प प्राण के अंतर्गत। तो पहला वर्ण जैसे का, तीसरा का, पांचवा अंगा। फिर दूसरी लाइन में चा, जा, ञ, टा, डा, अड़ा, ता, दा, ना, पा, बा और मा। फिर अंतस्थ व्यंजन था या, रा, ला, वा। फिर क्या था इसमें? सभी स्वर। ये अल्प प्राण हो गया। अल्प प्राण की परिभाषा थी कम मात्रा में सांस निकले, और वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर, ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। महाप्राण में क्या है? मुख से ज्यादा मात्रा में सांस निकले, और महाप्राण के अंतर्गत दूसरा और चौथा वर्ण आएगा। यहाँ पर बचा क्या था? दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा महाप्राण में आ जाएगा। और क्या आ जाएगा? ऊष्म व्यंजन आएगा। अब दूसरा वर्ण लिखते हैं, फिर ये हमारा हो गया दूसरे वर्ण। और उसमें क्या था? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आप सभी जानते हैं तीनों सा और हा वर्ण आएगा। तो ये हमारा हो गया महाप्राण और अल्प प्राण। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ट्रिक अगर जानना चाहें तो महाप्राण दो अक्षर है, प्राण को छोड़ दे, प्राण दोनों में कॉमन है। प्राण को छोड़ने के बाद महा में दो अक्षर है, मा और हा, तो दो ही वर्ण आएंगे, यानी दो वर्ण आ रहे हैं। आप सभी देख रहे हैं 5 वर्ण होंगे, 5 में से दूसरा और चौथा 2 वर्ण आएंगे। अल्प में अगर देखें तो आ, ला, पा, ये 3 वर्ण हैं, तीनों में 3 वर्ण आएंगे, पहला वर्ण, तीसरा, पांचवा।
तो ये हमारा अल्प प्राण की छोटी सी ट्रिक समझ सकते हैं। इसके बाद अब हम अल्प प्राण महाप्राण पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे घोष और सघोष। क्या पढ़ेंगे? घोष और आघोष। सघोष हम घोष को ही कहते हैं, तो यानी अब हमें पढ़ना है आघोष और घोष। हम क्या पढ़ेंगे? वो था प्राण के आधार पर, इसे हम कह सकते हैं घोषत्व के आधार पर या नाद के आधार पर, घोषत्व या नाद के आधार पर। इसमें भी दो होता है, जैसे उसमें अल्प प्राण और महाप्राण था, ठीक इसी प्रकार इसमें आघोष और घोष होगा। क्या होगा? आघोष और दूसरा होगा घोष। इसी को कहीं कहीं कभी कभी सघोष भी पढ़ लेते हैं या हमें मिल जाता है। तो ये हुआ आघोष और ये हुआ घोष या सघोष भी कह सकते हैं। जब हम उच्चारण करते हैं किसी भी वर्ण का तो हमारा गला यानी हमारा कंठ में थोड़ी बहुत तो कंपन होती ही है। ये कंपन के आधार पर हम इसे कह सकते हैं। आता है आघोष और सघोष। आघोष में कौन कौन से वर्ण आएंगे हमें यह देखना है। आघोष के अंतर्गत वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण आएगा। क्या क्या? पहला और दूसरा वर्ण आएगा और ऊष्म व्यंजन आएगा। ऊष्म व्यंजन में तीनों सा और हा होता है, लेकिन यहाँ पे हा को छोड़ दिया जाएगा, हा नहीं होगा। और घोष में क्या होगा? जो यहाँ पर पहला और दूसरा वर्ण आ गया, तीन बचे हैं, तीसरा चौथा पांचवा। तीसरा चौथा पांचवा ये घोष के अंतर्गत आएंगे। और इसी में अंतस्थ व्यंजन आएगा। क्या आएगा? अंतस्थ व्यंजन। और जो हा बचा था वह भी घोष के अंतर्गत चला आएगा। अब हम इसको लिखते हैं आप सभी के लिए, ताकि आप सभी अच्छे से समझ सकें, जान सकें। तो इसमें पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, घोष में क्या होगा? तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण आएगा। तो लिखते हैं का, खा, गा, घा, ङा, चा, छा, जा, झा, ञ, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, पाफा, बा, भा, मा। उस व्यंजन में तीनों सा आ जाएगा और घोष में अंतस्थ व्यंजन यारा, ला, वा और इसमें हा आ जाएगा। हा इधर से उधर चला गया। और घोष में ही सभी स्वर आ जाएंगे। क्या? सभी स्वर आ जाएंगे। तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। मैं कोशिश करता हूँ जितना अच्छे से आपको बता सकें उतना अच्छे से मैं अपना पूरा प्रयास करता हूँ। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को बोलिए कि यहाँ पर भी आके देखें। हिंदी चैप्टर है, कहीं भी आप पढ़ सकते हैं, हिंदी पढ़ाई जाती है मेरे द्वारा।
तो आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर इसको देख लिया कीजिए ताकि मेरा भी थोड़ा सहयोग हो सके। और जब अधिक से अधिक लोग देखते हैं, क्लास को शेयर करते हैं, तो मेरा भी उत्साह होता है कि हाँ, लोग मेरी क्लास को पसंद कर रहे हैं। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे और आपका वर्णमाला चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। यह क्लास कहीं भी, किसी भी, जहाँ पर भी हिंदी पूछी जाती है वहाँ के लिए पर्याप्त होगी। तो आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।